फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजी एंड साइंस। फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम यूपीएससी एजीटीए लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 12 कंडक्ट करेंगे। और साथियों, आज के इस लेक्चर में हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सॉइल साइंस का जो सिलेबस आपके यूपीएससी एजीटीए के अंतर्गत है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो आज की इस लेक्चर का पहला प्रश्न देखते हैं कि मृदा में काले रंग की खनिज होने का क्या कारण होता है। तो साथियों, जो ब्लैक सॉइल होती है उसमें जो है मैग्नीज ऑक्साइड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड। तो मृदा में जो काले रंग के खनिज होते हैं मैग्नीज ऑक्साइड उन्हें कहते हैं। किस मृदा में पानी द्वारा अवसाद एकत्र किए जाते हैं। तो साथियों, एलुवियल जो सॉइल होती हैं, जिन्हें हम जलोढ़ मृदाएँ कहते हैं, इनमें सेडिमेंटेशन की प्रोसेस होती है, उनमें अवसाद को एकत्र किया जाता है। मृदा के किस वर्ग में संस्तर नहीं होते। साथियों, एलुवियल जो सॉइल है, ये दो तरीके की एलुवियल सॉइल होती हैं, एक फ्रेश होती हैं और एक होती हैं जो थोड़ा सा जो प्राचीन काल वाली होती हैं, थोड़ा सा पुरानी होती हैं, ओल्ड टाइप की होती हैं। तो जो फ्रेश वाली होती हैं और जो पुरानी वाली होती हैं, इनके लिए अलग अलग टर्म यूज़ किया जाता है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आगे वीडियो लेक्चर में मैंने इस चीज़ को डिस्कस भी किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा, मृदा के किस वर्ग में संस्तर नहीं होते हैं। तो साथियों, जो एंटीसोल्स होता है, इसमें हॉरिजन, इसमें संस्तर नहीं पाए जाते हैं। वर्मीकोलाइट क्ले खनिज की प्रकृति होती है। तो साथियों, जो वर्मीकोलाइट जो मिनरल होता है, खनिज होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। साथियों, 2:1 होता है। ये विस्तारित एक्सपेंडेड टाइप का होता है। अगला प्रश्न है, केओलिनाइट की प्रकृति क्या होती है। तो ये जो मिनरल है, ये जो खनिज है, इसका नेचर क्या होता है। तो 1:1 में होता है। इसे अविस्तारित प्रकार कहते हैं। अगला प्रश्न है, मृदा में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मृदा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी मात्रा कितनी होती है। तो साथियों, इसकी मात्रा होती है 0.25 से लेकर के 0.3%। ठीक है, तो इसकी मात्रा होती है 0.25 से लेकर के 0.3%। भारत में सर्वोत्तम प्रकार की मृदा कौन सी है। तो साथियों, जो सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा मानी जाती है। इसे आप एलुवियल सॉइल कहते हैं। नई जलोढ़ मृदा कहलाती है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर उस बात को डिस्कस कर लिया कि जो नई प्रकार वाली होती हैं जलोढ़ मृदा, उन्हें हम खादर कहते हैं, और जो पुरानी होती है उन्हें बांगर कहते हैं। तो सर्वाधिक पोटास पाया जाता है। तो साथियों, सर्वाधिक मात्रा में जो पोटास पाया जाता है वो जलोढ़ मृदाओं में, एलुवियल सॉइल में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है। तो साथियों, जो काली मृदा होती है, जो ब्लैक सॉइल होती है, ये कॉटन या कपास के लिए अच्छी मृदा मानी जाती है। मृदा का लाल रंग होने का क्या कारण है। तो साथियों, मृदा का जो लाल रंग होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सिलिका एवं आयरन की अधिकता कौन सी मृदा में पाई जाती है। तो साथियों, सिलिका एवं आयरन की जो अधिकता होती है ये पाई जाती है लैटेराइट मृदा में। ठीक है, लैटेराइट जो मृदा होती है, इनमें सिलिका और आयरन की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है लैटेराइट मृदा में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के समस्त स्थल भाग में अकेली 45.6% कौन सी मृदा पाई जाती है। तो लगभग आधा परसेंट, यानी आपका 50% कह सकते हैं कि भारत के 45.6% क्षेत्र में जो है आपका यानी सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सी मृदा है। तो साथियों, वो जलोढ़ मृदा है या एलुवियल सॉइल है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा ही पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। 45.6% इसकी मात्रा है भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, काली मृदा का निर्माण किसके प्रभाव से होता है। तो साथियों, जो काली मृदाएँ हैं ये बेसाल्ट चट्टानों द्वारा ये निर्मित होती हैं। तो बेसाल्ट जो रॉक्स चट्टानें होती हैं, इनके द्वारा इनका निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण मृदा कौन सी है। तो कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण जो मृदा होती है वो काली मृदा को माना जाता है। कार्बनिक पदार्थ से परिपूर्ण मृदा काली मृदा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कृषि उपयोग वाली किस मृदा में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जो काली मृदाएं हैं, जो कि इसमें कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, अच्छी खासी मात्रा में होता है। तो जो कार्बनिक पदार्थ जिनमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो उनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जो है वाटर को होल्ड कर पाते हैं अच्छी से, इसलिए कम पानी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी लंबे समय तक उनमें जो है मॉइस्चर बना रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है। तो साथियों, आंध्र प्रदेश और जो तमिलनाडु क्षेत्र है, यहाँ पर लाल मृदा या लाल मिट्टी ये ज़्यादा देखने को मिलती है। किस मृदा को बांगर के नाम से जानते हैं। तो साथियों, जैसे खादर हमने बताया था कि जो फ्रेश वाली जो जलोढ़ मृदाएँ होती हैं उन्हें हम खादर कहते हैं, और जो थोड़ा प्राचीन वाली होती हैं, पुरानी होती हैं जलोढ़ मृदाएँ, उन्हें हम कहते हैं बांगर कहते हैं। तो बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अपक्षालन एवं केशिका क्रिया किस मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो लैटेराइट जो मृदाएँ होती हैं इनमें अपक्षालन होता है और इनमें कोशिका क्रिया होती है, केशिका क्रिया होती है। ये सब चीज़ें पाई जाती है लैटेराइट मृदाओं के कैरेक्टर होते हैं, इनमें अपक्षालन की प्रक्रिया देखने को मिलती है।
अगला प्रश्न है मृदा लवणता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो साथियों कंडक्टिविटी मीटर द्वारा इसको मापा जाता है। सॉइल की जो सैलिनिटी होती है, लवणता होती है, इसको कंडक्टिविटी मीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक मात्रा में कमी देखने को पाई गई है? तो साथियों जिंक की कमी सर्वाधिक मात्रा में देखने को पाई है। सूक्ष्म तत्वों में बात करें तो जिंक सबसे ज़्यादा कम देखने को मिला है। जिंक की कमी भारतीय मृदाओं में सर्वाधिक मात्रा में देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं मृदा में की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे की चट्टानों तक का जो एक वर्टिकल एक उग्र भाग होता है, इसे क्या कहते हैं? तो साथियों इसे मृदा प्रोफाइल के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक जो एक मृदा का जो एक लेयर बन जाता है, जो कह सकते हैं कि एक प्रोफाइल बन जाता है, उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। एक वर्टिकल जो सेक्शन बनता है उसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। वनों की मृदा में कौन कौन से संस्तर पाए जाते हैं? तो साथियों जो वनों की मृदाएं होती हैं इनमें O, A, B और C संस्तर होते हैं। O, A, B और C संस्तर वनों की मृदाओं में देखने को मिलते हैं। साथियों जो O संस्तर है, ये जो O संस्तर ये आपकी जो कल्टिवेटेड लैंड होती हैं उनमें O संस्तर नहीं पाया जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक या O ओरिजिन कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा सर्वाधिक देखने को पाई जाती है। अगला प्रश्न है मृदा की सबसे ऊपरी खनिज संस्तर होता है। तो मृदा की सबसे ऊपरी खनिज संस्तर ए होता है, इसे एलुवियल ओरिजिन कहते हैं। ए संस्तर में अधिक मात्रा में क्या रहता है? तो साथियों ए संस्तर है, इसमें ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ ए संस्तर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ए संस्तर का रंग काला क्यों होता है? तो ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की वजह से इसका रंग काला ब्लैक होता है। तो ए संस्तर जो ए होरिजन है, इसका जो ब्लैक कलर है, इसका काला रंग जो है आपका ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा के कारण होता है। अगला प्रश्न है कृषि क्रियाएँ किस संस्तर में अधिक होती हैं? तो साथियों जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, यानी जो कृषि क्रियाएं हैं, ये आपका ए संस्तर में सर्वाधिक मात्रा में की जाती हैं। ए संस्तर को और भी कई नामों से जाना जाता है। तो साथियों इसे एलुवियल कहते हैं, या इसे वॉशिंग आउट कहते हैं, या मैक्सिमम लीचिंग जोन भी इसे कहा जाता है। मैक्सिमम लीचिंग जोन के नाम से ए संस्तर को जाना जाता है। इसे वॉशिंग आउट भी कह देते हैं, या इसे एलुवियल भी कहते हैं। बी संस्तर को कहा जाता है, तो साथियों उसे वॉशिंग इन कहते हैं। वॉशिंग आउट ए को और वॉशिंग इन बी को, या डिपोजिट हॉरिजन भी कहा जाता है इसे, या इसे हम कहते हैं इलुवियल कहते हैं। वो है आपका, इसे इलुवियल कहते हैं। वहाँ पर ई था, यहाँ पर आई है, इसे इलुवियल भी कहा जाता है बी संस्तर को। तो ए संस्तर में ज़्यादातर आपको कर्षण क्रियाएँ की जाती हैं। एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होती हैं ए संस्तर में की जाती हैं। यहाँ पर ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है बी संस्तर को वॉशिंग इन या इमोबिलाइजेशन जोन क्यों कहा जाता है? साथियों बी जो संस्तर है इसे वॉशिंग इन कहते हैं, या डिपोजिट हॉरिजन कहते हैं, या इसे इमोबिलाइजेशन जोन भी कहते हैं। तो साथियों इसमें जो है आपका जो बी संस्तर है, इसमें सभी लवण यहाँ पर डिपोजिट होते हैं, जमा होते हैं। अगला प्रश्न है कृषि क्रियाएँ किस संस्तर में संभव नहीं है? तो साथियों जो बी संस्तर है, जो बी हॉरिजन है, इसमें कृषि क्रियाएँ संभव नहीं होती हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है बी संस्तर को कहा जाता है? तो साथियों इसे अधोमृदा संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। इसे अधोमृदा संस्तर कहते हैं। अगला प्रश्न है बी संस्तर को किस नाम से जानते हैं? तो इसे संचय संस्तर या निक्षेपण संस्तर कहते हैं। साथियों इसे संचय संस्तर और निक्षेपण संस्तर यानी हॉरिजन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है सी संस्तर में संचयन होता है। तो जो सी हॉरिजन है, इसमें किसका कलेक्शन या इसमें किसका डिपोजिशन होता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट का संचयन मतलब इनका डिपोजिशन या कलेक्शन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं मृदा में सी संस्तर पाया जाता है। तो साथियों जो सी संस्तर है ए और बी हॉरिजन के ठीक नीचे पाया जाता है। तो मृदा में जो सी संस्तर है ये ए और बी, ए प्लस बी हॉरिजन के ठीक नीचे पाया जाता है। ए और बी हॉरिजन यानी संस्तर के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है मृदा में सबसे नीचे कौन सा संस्तर होता है? तो साथियों मृदा में जो सॉइल प्रोफाइल का जो सबसे नीचे का हॉरिजन है, संस्तर है, वो आर संस्तर होता है। ये आपका कठोर चट्टानों वाला संस्तर माना जाता है। अगला प्रश्न है ए और बी संस्तर को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? तो ए और बी को संयुक्त रूप से हम कहते हैं सोलम कहते हैं। इसको संयुक्त रूप से सोलम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है ट्रू सॉइल के नाम से किसे जानते हैं? तो साथियों ट्रू सॉइल के नाम से ए और बी संस्तर को जाना जाता है। जो सोलम वाला जो पार्ट है यही वास्तविक मृदा वाला भाग कहलाता है। इसे ट्रू सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ए और बी संस्तर को संयुक्त रूप से हम सोलम कहते हैं, और यही वाला पार्ट जो है आपका ए और बी वाला, इसे हम ट्रू सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है ओ हॉरिजन पाया जाता है। तो साथियों ओ हॉरिजन यानी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल वाला, ऑर्गेनिक मैटर वाला जो संस्तर है, ये साथियों वन मृदाओं में पाया जाता है, जहाँ पर जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं की जाती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं वन मृदाओं में, ठीक है। तो वन मृदाओं में ओ संस्तर देखने को पाया जाता है।
ओ संस्तर अनुपस्थित होता है। तो ओ संस्तर कहाँ पर नहीं पाया जाता है साथियों? जिन क्षेत्रों में जो है खेती बाड़ी की जाती है तो उनमें ऊपरी जो परत होती है वो नीचे की तरफ चली जाती है, तो वहाँ पर ओ संस्तर पाया ही नहीं जाता, ठीक है। और ख़ासकर जो ओ संस्तर होता है वो जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके जो अवशेष होते हैं, ठीक है, पत्तियां होती हैं या फिर उनके फसल अवशेष होते हैं, वो लगातार मृदा की ऊपरी सतह पर डिपॉजिट होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की एक लेयर बन जाती है जिसे हम ओ संस्तर या ओ होरिजन के नाम से जानते हैं। तो ये वन मृदाओं में होता है जहाँ पर मृदा में छेड़खानी नहीं की जाती है, मृदा जो है हमारी जो है ऐसे ही पड़ी रहती है। तो ओ संस्तर वन मृदाओं में देखने को मिलता है। और कहाँ पर नहीं पाया जाता है? तो जो कृषि योग्य मृदाएँ होती हैं वहाँ पर ओ संस्तर एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओ संस्तर उपस्थित होता है। तो साथियों ओ संस्तर कहाँ पर उपस्थित होता है? तो ओ संस्तर जो है आपका जो वर्जिन सॉइल होती हैं, वर्जिन सॉइल मतलब जिनमें कल्टीवेशन नहीं किया जाता है, ठीक है, जो जुताई वाली जो मृदाएँ नहीं होती हैं। तो अगर आप लैंड को जो है प्लॉइंग ना करें, उसकी जुताई ना करें, तो उसमें भी आपका ओ संस्तर बन जाएगा कुछ समय बाद। ओ संस्तर को कहा जाता है, तो इसे कार्बनिक संस्तर के नाम से जानते हैं। इसे कार्बनिक संस्तर या ऑर्गेनिक होरिजन के नाम से भी जाना जाता है। मृदा का निर्माण होता है तो साथियों मृदा जो बनती है वो रिगोलित के द्वारा बनती है, यानी जो सॉइल की बात करते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन तो रिगोलित से बनता है। ए बी सी संस्तर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो साथियों ये ए और बी और सी जो मिलकर के रिगोलित का निर्माण करते हैं। रिगो सॉइल किसे कहा जाता है? तो साथियों मृदा के अविभाजित जो संस्तर होते हैं, मृदा के अविभाजित संस्तरों को, ओरिजिन्स को रिगो सॉइल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1 हेक्टेयर मृदा की 0 से लेकर के 15 सेंटीमीटर मोटी परत जो हल के द्वारा जोती जाती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे फरो स्लाइस कहते हैं। तो फरो स्लाइस में देखिए जो क्राइटेरिया है जो ये बताता है कि वो 0 से लेकर के जो है 15 सेंटीमीटर, अधिकतम 15 सेंटीमीटर तक जो है जो आप जुताई करते हैं तो वो एक जो है जो ये अस्तर बन जाता है, इसे हम फरो स्लाइस कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर मृदा की 0 से 15 सेंटीमीटर मोटी परत, ये जो लेयर है, जो अस्तर है, जो हल के द्वारा जोता जाता है, इसे हम फरो स्लाइस के नाम से जानते हैं, इसे फरो स्लाइस कहते हैं। और अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है कि 1 हेक्टेयर मृदा की फरो स्लाइस का शुष्क वजन होता है। तो साथियों 1 हेक्टेयर मृदा की जो फरो स्लाइस होती है, फरो स्लाइस मतलब 15, अधिकतम 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो वजन होता है, शुष्क वजन होता है, वो 2240 टन पर हेक्टेयर होता है। 2240 टन प्रति हेक्टेयर होता है, 2240 टन प्रति हेक्टेयर होता है। अगला प्रश्न है, चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है। चट्टानों के अध्ययन को बोला जाता है पेट्रोलॉजी। अगला प्रश्न है, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? तो साथियों जो चट्टानें, जो रॉक्स होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे। अग्नि चट्टानें, ठीक है, और अवसादी और रूपांतरित चट्टानें, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ये 3 तरीके की रॉक होती हैं। और आज की इस लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन है, प्राथमिक चट्टान को कहते हैं? जो प्राइमरी रॉक्स होती हैं वो साथियों अग्नि चट्टानें कहलाती हैं। तो अग्नि चट्टानें ये आपकी कहलाती हैं, प्राइमरी रॉक इन्हें कहते हैं। तो अग्नि चट्टानें बनती हैं, फिर उसके बाद अवसादी बनती हैं, उसके बाद रूपांतरित चट्टानें बन जाती हैं। तो अग्नि चट्टानों को प्राथमिक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों ये था आज का लेक्चर, और मुझे उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिले होंगे। तो जल्द ही हम एक नया लेक्चर लेकर के कुछ नए कंटेंट के साथ आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।